देखो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अस्थायी उत्तक में जो है कि सरल उत्तक के बारे में बताया जा रहा था। सरल उत्तक में हमने क्या पढ़ लिया था, मृदुत्तक या पैरेन्काइमा के बारे में हमने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। हमने इस चीज को पूरा कंप्लीट कर दिया था कि मृदुत उत्तक या पैरेन्काइमा क्या है, इसका परिभाषा बताया गया था। इसका परिभाषा में क्या बताया गया था कि ये क्या होते हैं, ये एक जीवित कोशिका होती है। क्या होती है? जीवित कोशिका होती है। और जीवित कोशिका के साथ साथ ये इसका आकार जो होता है गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, या बहुभुजी संरचना का भी हो सकता है। और जो इस तरह की संरचना को होती है उसे हम क्या कहते हैं, मृदुत्तक उत्तक कहते हैं। बहुभुजी संरचना का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं क्या हो रही हो, प्रतीत हो रही है। देख रहे हो ना, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसके बहुत सारी क्या है, भुजाएं हैं। देख रहे हो ना, तो जो इस तरह की संरचना दिखाई देती है वो बहुभुजी संरचना कहलाती है। तो इसकी परिभाषा भी हमने कल खत्म कर लिया था, थोड़ी सी वीडियो मिस्टेक हुआ था। इसकी विशेषता बता दी गई थी। इसकी विशेषता में आपने क्या देख लिया था, पहला तो आपने ये देखा था कि इनमें क्या होता है, सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये देख रहे हो, ये इधर जो कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है, सघन कोशिका द्रव्य का मतलब होता है इसमें अति अधिक क्या होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। दूसरा बताया गया था इनकी भीति बहुत पतली होती है। जो इनकी ये भीतियां होती हैं ये क्या होती हैं, पतली होती हैं और मुलायम होती हैं। तीसरा बताया गया था कि इन उत्तकों के कोशिकाओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान। ये देख रहे हो ना कि जैसे यहाँ पर आप आराम से देखो, ये एक कोशिका है। क्या है, कोशिका है। ये एक कोशिका है और ये कोशिका है, और ये बीच में आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच में कुछ क्या बन जाती है, रिक्त स्थान बन जाते हैं, जिन्हें अंतराकोशिकीय अवकाश कहा जाता है। क्या कहता है, अंतराकोशिकीय अवकाश कहा जाता है। इसके बाद से देखो चौथा है, इनके कोशिका के बीच में बड़ी रसधानी पाई जाती है। जो इनका कोशिका होता है, उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, जो इनका कोशिका अंग बताया गया था कि कोशिका अंग में जो है ये बड़ा क्या पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है। देख रहे हो ना, ये आपको ऐसे बनाया गया, देख रहे हो, ये क्या है, रसधानी है। इसके बाद से बताया गया कि ये खास कर नए तना, जड़ तथा पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाता है। जैसे जो नए क्या होते हैं, जो नए तना होते हैं, जो नए जैसे पौधे जो होते हैं उसके जो नया तना होता है, तो जो तना का ऊपरी भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस पाया जाता है। ठीक ना। उसके बाद से उसके जड़ में भी पाया जाता है एपिडर्मिस, तथा पत्तियों के एपिडर्मिस में, यानी उसमें भी क्या होता है, एपिडर्मिस पाया जाता है। जैसे मान लो ये कोई पत्ती है, क्या है, पत्ती है। ये क्या मान लिया गया, ये कोई पत्ती है। तो ये पत्ती का जो ये ऊपरी वाला भाग होता है ना बेटा, ये वाला, इस पे जो है एक पतली ऐसी परत होती है। ये एक ऐसी पतली परत पाई जाती है। इस परत को हम क्या कहते हैं, ये परत किसकी होती है, एपिडर्मिस की होती है। किसकी होती है, एपिडर्मिस की। और ये इसको क्या करता है, ढका रहता है। क्या करता है, ढका रहता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये इसका हमने क्या पढ़ लिया था, हमने इसका जो है विशेषता पढ़ लिया था, और इसके कार्य के बारे में हमें पढ़ना था। तो देखो इसका कार्य क्या था, इसके कार्य भी जो था वह निम्न कार्य था। पहला था कि कोशिकाओं के एपिडर्मिस के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं में क्या होता है, एपिडर्मिस पाया जाता है, यानी एक बाहरी आवरण पाया जाता है, यानी एक त्वचा। जैसे हमारा ये देख रहे हो ना, जो त्वचा है ढका हुआ है ना, तो इनका जो तना होता है या जड़ होता है या पत्तियां होती हैं, इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। और ये सुरक्षा प्रदान करने का, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा जो है, पत्तियों में भोजन तैयार करता है। जो दूसरा इसका कार्य बताया गया कि दूसरा कार्य क्या है कि ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियों में क्या करता है, भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे जब
विभज्योतिकी ऊतक था तो उस समय ये क्या था, नवजात शिशु था, छोटा पौधा था। क्या था? छोटा पौधा। लेकिन जब विकसित हो गया तो विकसित होकर ये किसमें बदल गया? किसमें बदल गया बेटा? मृत्युतक ऊतक में बदल गया। ये जब बड़ा हुआ तो ये किसमें बदल गया? ये बदल गया अस्थायी ऊतक में। किसमें बदल गया? अस्थायी ऊतक में। तो जो इसका पहला भाग मृत्युतक ऊतक है तो वह क्या होता है, यानी ये जो मृत्युतक ऊतक होता है ये पौधों का विकास का जो प्रारंभिक अवस्था होता है, जैसे युवा अवस्था होती है, ये वो अवस्था होती है। और इस अवस्था में ये क्या करता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो उस समय इसके पास क्या होती है, जैसे मान लो युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है ना, तो वैसे इसमें भी एनर्जी होता है। और ये भाग भाग कर क्या करता है, पत्तियों में भोजन तैयार कराने का कार्य करता है। इसके बाद से ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता प्रदान का मतलब यह है कि उनके डालियों को, उनको जड़ों को ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, जिससे वह क्या हो, इधर उधर टूट के न गिरे, यानी उन्हें गिरने से बचाने का ये क्या करता है, कार्य करता है। जो चौथा पॉइंट है, फ्लोएम को सहायता प्रदान करता है। फ्लोएम क्या होता है, पौधों में जो है ना, जो पौधे होते हैं उनके तनों में एक क्या होता है, फ्लोएम पाया जाता है। वह एक नलिकानुमा संरचना होती है और वो क्या करता है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन होता है ना, भोजन को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये उसको भी क्या करता है, कौन, मृदुतक ऊतक क्या करता है, उसे सहायता प्रदान करता है। और जो लास्ट पॉइंट है पांचवा, अंतरकोशिकीय स्थान के कारण गैस विनिमय करना। अंतरकोशिकी जो इसके बीच बीच में क्या है, जो एक खाली स्थान पाए जाते हैं जिसे अंतरावकाश कहते हैं, इन अंतरावकाशों के माध्यम से क्या करता है, गैसों का विनिमय करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, अवशोषित करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये पॉइंट हमने कल पढ़ लिया था। और आज हमें दूसरा क्या पढ़ना था, स्थूल कोण ऊतक, यानी स्थूल कोण ऊतक या कोनल काइमा। क्या पढ़ना है, दूसरा हमें क्या पढ़ना है, स्थूल कोण ऊतक या कोनल काइमा। तो इसको पढ़ाते हैं। हाँ, देखते हैं कि स्थूल कोण ऊतक या कोलन काइमा क्या है। जो इसका सरल ऊतक का जो दूसरा भाग है बेटा, सरल यानी आप लोगों को बताया गया था कि जो ये सरल ऊतक होता है कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है सरल ऊतक, 3 प्रकार का होता है, जिसमें से हमने मृदुतक को पढ़ लिया। अब हमें दूसरा क्या पढ़ना है, स्थूल कोण ऊतक या कोलन काइमा। ये क्या होता है, स्थूल कोण ऊतक या कोलन काइमा क्या होता है। तो देखो कह रहा है कि यह एक सरल ऊतक का, यानी ये क्या होता है, सरल ऊतक का एक भाग होता है। कौन, स्थूल कोण ऊतक या कोलन काइमा जो है बताया जा रहा है, ये क्या होता है, यह सरल ऊतक का एक भाग होता है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जिसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं, अंडाकार होती हैं, और इनमें क्या होता है, एक बड़ा रसधानी पाया जाता है। क्या समझे आप, बताया जा रहा है कि जो स्थूल कोण ऊतक है या कोलन काइमा है, ये क्या होता है, यह सरल ऊतक का एक भाग होता है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, अंडाकार होती है, एवं उन रसधानी युक्त होती हैं। क्या होती हैं, रसधानी युक्त होती हैं। अब इसे स्थूल कोण क्यों कहा जाता है, ध्यान दो इधर, स्थूल कोण इसे क्यों कहा जाता है। तो देखो इनकी जब आप संरचना देखोगे ना, तो इनकी संरचना थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है। जैसे यहाँ एक संरचना इसका देख रहे हो ना, तो ये संरचना देख रहे हो ना कि संरचना पे ये थोड़ी थोड़ी उभरी हुई भाग दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो जो ये उभरी हुई जो भाग दिखाई देती है, जिससे इसमें स्थूलन आ जाता है, ये उभरे हुए भाग से इसमें क्या आता है, स्थूलन आ जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं,
स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। बात समझ में आया कि बताया गया कि जो इसकी संरचनाएं होती हैं, जैसे पौधों में देखना है कहीं कहीं पर थोड़ा सा भाग ऐसे उभर जाता है, देखे हो ना, तो उभरा हुआ जो भाग होता है जिससे उसमें स्थूलन आ जाती है, और इसी स्थूलन के कारण उसे क्या कहता है, स्थूल कोण उत्तक कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो जब हम इसकी विशेषता को पढ़ेंगे तो इसकी विशेषताएं क्या है, निम्न है। इनकी विशेषता क्या है, निम्न है। सबसे पहले ये इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, जो इसकी कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम एवं लचीली होती है। ध्यान रखना। इनकी पहली विशेषता क्या है, स्थूल कोण उत्तक की पहला विशेषता यह है, या कोलन कैंगला का पहली विशेषता ये है कि ये की जो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति क्या होती है, मुलायम और लचीली होती है। दूसरा कह रहा है ये पौधे के नर भाग में पाया जाता है। दूसरा ये पाया कहाँ जाता है, तो जो पौधों का नर भाग होता है उस नर भाग में कौन पाया जाता है, स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। तीसरा जो है इन उत्तकों के कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान कम पाए जाते हैं। जो ये उत्तक है ना, जो स्थूल कोण उत्तक है, तो जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान कम पाया जाता है। इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं कर रहा है जी, देख रहे हो, ये भी जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बीच में रिक्त स्थान क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। और इससे पहले आपने क्या पढ़ा, जैसे अभी मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को मृदु उत्तक, तो उसमें हम लोग क्या बताया था कि बीच बीच में उसमें क्या पढ़ रहे थे, कोशिकाओं के बीच में क्या रहे थे, खाली स्थान आ रहे थे, जिसको अंतरावकाश कहा जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, वह ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनके बीच बीच में रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है, यानी 9 के बराबर पाया जाता है। ठीक ना। चौथा क्या है, इनमें रसधानी जो होती है वह बड़ी होती है। इस जो स्थूल कोण उत्तक होते हैं, इनकी कोशिकाओं में जो है रसधानी क्या होते हैं, ये देख रहे हो ना, ये जो बड़ा बड़ा दिखाया गया है ये क्या है, रसधानी। और इसमें रसधानी क्या पाई जाती है, बड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। रसधानी समझ रहे हो ना, कोशिकाओं का ये क्या है, कोशिका अंग है, तो इसमें रसधानी क्या होती है, बड़ी पाई जाती है। अगला पॉइंट है जो पांचवा है, इनके कोशिकाओं के बीच हरित लवक पाया जाता है। इन कोशिकाओं के बीच में जो है हरित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। छठवां है यह एपिडर्मिस के नीचे, ध्यान देना, जो छठवां क्या कह रहा है कि यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत तथा पुष्पावली पर पाया जाता है। अब ये पाया कहा जाता है, तो जो एपिडर्मिस के नीचे, यानी जो एपिडर्मिस समझ लो, उसकी जो त्वचा होती है, जो उसकी त्वचा होती है, जो उसकी छाल होती है, उसके नीचे जो है जो पर्णवृंत होते हैं, क्या होते हैं, पर्णवृंत, पुष्पवृंत तथा पुष्पावली में ये क्या होता है, पाया जाता है। अब सवाल पैदा होता है, पर्णवृंत क्या है, पुष्पवृंत क्या है तथा पुष्पावली क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि पौध, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक क्या है, ये एक छोटा सा मैं यहां फूल बनाता हूं समझने के लिए। जैसे ये क्या है, फूल की पत्तियां हैं, ठीक है ना। और यहीं से इसमें एक भाग निकला हुआ है, जिसमें क्या हुआ है, यहाँ आकर इसमें ऐसे करके क्या निकला हुआ है, पुष्प निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, पुष्प निकला हुआ है। और यहाँ से एक और डंठल निकल के और यहाँ पर भी क्या किया है, ऐसे पुष्प निकला हुआ है। ठीक ना, देख रहे हैं ना। तो जहां से, ध्यान रखना, जिस भाग से पौधे पे क्या निकली होती है, पत्तियां निकली होती हैं, जहां से पत्तियां निकली होती हैं, यानी जिस, जैसे देखना पत्तियां निकली होती थी, पतली से उसमें निकली होती है ना, तो वो उसका जहां से निकली होती है, देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिए हैं, थोड़ा पतला कर दिए। जैसे ये यहाँ पर ये डाल है और इसी डाल से क्या हुआ है, ये पत्ती निकला हुआ, देख रहे हो ना, ऐसे निकला हुआ है। तो ये जहां से ये इसमें जुड़ा होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णवृंत। समझ में आया, इससे हम क्या कहेंगे,
पर्णवृंत। तो आप इसे लिख सकते हो कि ये वाला भाग क्या हो गया, पर्णवृंत। तो पर्णवृंत समझ में आया, तो ये पर्णवृंत होता है। दूसरा जो है जहां से पुष्प निकला होता है, देख रहे हो ना, ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, इसमें पुष्प निकला है कि नहीं, यहां से पुष्प इसमें लटका हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पुष्प लटका हुआ है ना, ये वाला भाग, ये यहां से लटका हुआ है कि नहीं, यहाँ इसमें, इस डाल में, देख रहे हो ना, तो इसको पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पवृंत। लिख लो, इसको क्या कहेंगे, पुष्पवृंत। अब देखो ये दोनों पुष्प किसमें लटके हुए हैं, अब इन दोनों पुष्प को देख रहे हो, तो ये इस डाली में लटका हुआ है ना, जहां से जिस डाली से ये दोनों पुष्प, पहले तो एक में ये लटका हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिसमें फूल लटका हुआ होता है, जिससे जुड़ा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अरे आप देखते हो गुलाब छोड़ते हो तो उसका एक डंठल लिए रहते हो, नीचवा डंठलवा होता है ना, पकड़ के ऐसे घूमते हो, तो वो जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। आज जिसमें बहुत सारे, एक ही डाल में बहुत सारे पुष्प जुड़े होते हैं, तो जो ये पूरा, जैसे यहाँ से ऊपर वाला जो भाग है, इसी में तो पूरा ये दोनों निकला हुआ है, या एक और भी इधर फूल भी निकल सकता है, तो ये जहां से ये निकला होता है, इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, पुष्पावली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पावली। समझ में आया, पुष्पावली लिख लोगे। अब बात समझ में आ गई कि पुष्पवृंत क्या है, पर्णवृंत क्या है और पुष्पावली क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि यह कह रहा है, यह एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, जो एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत तथा पुष्पावली में क्या होता है, पाया जाता है। जो पौधों के, यानी स्थूल कोण तक कहां पाया जाता है, तो पौधों के जो ऊपर का छाल होता है ना, जहां से कौन निकलता है, कौन निकलता है, पर्णवृंत निकलता है। कौन निकलता है, पर्णवृंत। और पुष्पवृंत और पुष्पावली, वहां पर ये क्या होता है, पाया जाता है। समझ में आ गया। अब हम देखना कि यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब तो इसमें जितने भी तीन है ना, इसके जो सरल उत्तक है उसमें 3 है, तीनों में एक चीज, तो एक पॉइंट हमेशा याद कर लेना, यांत्रिक सहायता, ठीक है ना, ये तीनों में रहेगा। अगर याद कुछ रहे या ना रहे, यांत्रिक सहायता कोई भी आए उसमें यांत्रिक सहायता को आप क्या कर दोगे, लिख दोगे, क्योंकि ये तीनों में। तो ये क्या करता है, ये इन्हें यांत्रिक, यानी भाई इसको क्या करता है, सीधा खड़ा रखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, उसे टूटने से बचाता है। तो ये यांत्रिक सहायता क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है ना। नहीं, यांत्रिक सहायता तो उसमें आ गया, अभी तो कार्य में 7वां पहले देखते हैं। ये जड़ में नहीं पाया जाता है, जो इनके जड़ होते हैं ना, पौधों के जो जड़ होते हैं, वहां पे क्या नहीं पाया जाता है, स्थूल कोण उत्तक नहीं पाया जाता है। तो ये रहा इसकी विशेषता। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य निम्न है। पहला, ये यांत्रिक क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक। मैंने अभी बताया कि यांत्रिक सहायता के कहीं पर भी दे, आप सब में यांत्रिक सहायता को क्या कर लोगे, लिख दोगे। दूसरा जो है, ये भोजन तैयार करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जो पौधों को भोजन बनाने में क्या करता है, कौन, स्थूल कोण उत्तक क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तीसरा जो होता है, ये लचीलापन तैयार करता है। जैसे पौधों में जो है लचीलापन बनाए रखता है, जिससे पौधे टूटे नहीं। देखते हो कई बार आंधियां आती है तो पौधे एकदम क्या होता है, नीचे तक चिपक जाते हैं और फिर क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं है। उसको लचीलापन बनाने का काम कौन करता है, स्थूल कोण उत्तक करता है, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट इसमें आप लोगों को बताया गया नहीं, इसके बाद से जो है चौथा जो था, चौथा ये बताया गया चौथा है कि एपिडर्मिस को यांत्रिक सहारा देता है। एपिडर्मिस को यांत्रिक सहारा से क्या मतलब है, ए बच्ची ध्यान से इधर देखो, अरे कम से कम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा तो आपका दिमाग इधर होना चाहिए, कहीं और
डूबे रहोगे तो बाकी ये तो डूब ही जाएगा। तो थोड़ा जब तक पढ़ाया यार ध्यान से सुनो। बताया जा रहा है कि जो ये क्या करता है, एपिडर्मिस या कोई यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। एपिडर्मिस जो उसकी त्वचाएं होती हैं, उन त्वचाओं को क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता प्रदान करने से तात्पर्य है कि जब यांत्रिक सहायता प्रदान होगी तो वह जो एपिडर्मिस है वो क्या करेगा, पौधों की सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है ना। तो ये इसके क्या है, परिभाषा, विशेषता और कार्य। समझ में आ गया। अब हमको एक लास्ट पढ़ना है, उसके बाद से ये क्या होगा, जो सरल उत्तक है वह समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा है दृढ़ उत्तक। दृढ़, दृढ़ माने क्या होता है, मजबूत, कठोर। दृढ़ माने क्या होता है, मजबूत और कठोर। देखो तीसरा क्या है, दृढ़ उत्तक या इसके लिए रेन कायमा क्या होता है बेटा। तो बताया जा रहा है कि जो दृढ़ उत्तक होता है यह भी क्या होता है, सरल अस्थायी उत्तक का एक भाग होता है। क्या होता है, सरल अस्थायी उत्तक का एक भाग होता है, जिसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं। जिसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं, लंबी होती हैं, एवं इनकी दोनों सिराएं जानते हो कैसे होती हैं, नुकीला होती हैं। जैसे सांप का आकृति देखे हो, सांप का जैसे आकृति होता है ना, थोड़ा सा चौड़ा और क्या होता है, पतला होता है। उसी तरह की जैसे इस तरह का आकृति क्या होता है, पौधों का होता है। तो बताया गया कि जो दृढ़ उत्तक होता है, इसको क्या बताया जा रहा है कि दृढ़ उत्तक जो होता है यह सरल अस्थायी उत्तक का एक भाग होता है, जिसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं, लंबी होती हैं, एवं दोनों सिराएं जो इसकी होती हैं वह क्या होती हैं, नोकीली होती हैं। ठीक है। अब हम इसकी विशेषता को देख लेते हैं। और इन सबका जो है हमको तीन ही चीज पढ़ना है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता और इसका कार्य। तो इसका विशेषता क्या है बेटा, तो इनकी विशेषता क्या है कि इन जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, किनकी कोशिकाएं, दृढ़ उत्तक की क्या होती हैं, दृढ़ उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वह कोशिका भीति क्या होती है, बहुत मोटी होती है। और जब कोशिका, मैं कल आप लोगों को बताया था कि जो कोशिका भित्ति जब मोटी होती है तो इसका मतलब वो क्या होती है, मृत होती है। और जो पतली होती है वो क्या होती है, जीवित होती है। तो इसकी जो है पहला इसमें आप देख रहे हो कि इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। दूसरा जो है यह पौधे के बाएं भाग में पाया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है, जो दृढ़ उत्तक है वह दृढ़ उत्तक पौधों में कहाँ पाया जाता है, तो जो उसका बाहरी भाग होता है उस बाहरी भाग में इसे पाया जाता है। तीसरा जो है, इन कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं पाए जाते। जो दृढ़ उत्तक होते हैं बेटा, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में क्या होता है, रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा है, इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने अभी पिछला चैप्टर पढ़ा है कोशिका, तो कोशिका जीवित कब होती है, जब उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। और यहाँ पे आज पहले ही आप लोगों को बता दिया गया कि इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं। तो जब कोशिकाएं मृत होंगी तो उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा। अगर जब इसमें जीव द्रव्य पाया जाता तो ये क्या होती, कोशिका जीवित होती। लेकिन ये मृत कोशिका है, इसलिए इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। इसके बाद से जो पांचवा है, कोशिका भित्ति के मध्य एक निर्जीव रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। जो इनकी कोशिकाएं हैं बेटा, कोशिका भित्ति जो होती है, इन कोशिका भित्तियों में, कोशिका भित्ति समझते हो ना, जो बाहरी आवरण होता है, तो इसकी कोशिका भित्तियों के मध्य जो है एक निर्जीव जो है रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसको लिग्निन कहा जाता है। क्या कहता है, लिग्निन कहा जाता है। और ये ही लिग्निन जो है, जो ये रासायनिक पदार्थ है, ये ही उसे क्या करता है, अत्यधिक कठोर बना देता है। देखना, जो पौधे होते हैं उसका बाहरी जो भाग होता है वो कठोर होता है ना। वह कठोर क्यों होता है,
तो उसके बाहरी जो आवरण होता है, उस बाहरी आवरण में एक रासायनिक पदार्थ, एक निर्जीव रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लिग्निन कहते हैं। और यही लिग्निन उसे क्या कर देता है, अत्यधिक कठोर बना देता है। तो ये इसका क्या हो गया, विशेषता। अब हम देख लेते हैं इसका कार्य क्या है। तो इसकी कार्य को हम देखते हैं, तो इसके कार्य भी क्या है, निम्न है। पहला इसका काम देखते हैं। पहला ये क्या करता है कि ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। मैंने बताया कि सब में यांत्रिक सहायता क्या होती है, प्रदान होती है। दूसरा क्या होता है कि पत्ती तना को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, जो पत्तियां होती हैं या तना होता है, तो उसके जो आंतरिक भाग होता है ना, उस आंतरिक भाग को मजबूत कौन करता है, दृढ़ ऊतक करता है। कौन करता है, दृढ़ ऊतक करता है। और तीसरा है, यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। जो पौधे होते हैं, पौधों को मजबूत कौन बनाता है, दृढ़ ऊतक बनाता है। कौन बनाता है, दृढ़ ऊतक बनाता है। और पौधों के बाह्य परत में को सुरक्षा प्रदान करता है। जो पौधों के बाह्य परत होते हैं, उनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, दृढ़ ऊतक करता है। अब एक चीज देखो कि जो आपको बताया गया कि जो ये लिग्निन होता है, ये लिग्निन कहाँ पाया जाता है, तो लिग्निन बताया गया, लिग्निन यही बताया गया है कि जो कोशिका के मध्य परत होते हैं, यहाँ पे देखो एक मैंने एक चीज बनाया, ये मान लो ये कोई कोशिका है और ये कोशिका की क्या है, परत है, बाह्य परत है। और इस बाह्य परत के मध्य में ये जो लाल रंग से आप देख रहे हो, इसको बनाया गया है, ये क्या होता है, लिग्निन होता है। इसमें क्या भरा होता है, लिग्निन भरा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें क्या भरा हुआ है, लिग्निन भरा हुआ है। और यही लिग्निन क्या करती है, इसके आवरण को कठोर बनाने का कार्य करती है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, सरल ऊतक के तीनों भागों को आज हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हमें जो है, जो दूसरा है, दूसरा इसमें जो अस्थायी ऊतक में जो दो भाग थे, यानी सरल ऊतक आज हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट जो हमें क्या पढ़ना है, जटिल ऊतक, तो इसे अगले लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है।